Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana. And welcome to the next part, the most important part of the rabies, the solutions of the rabies infection, the prevention of the rabies infection, the negri bodies, the most important part. तो नेगरी बॉडीज क्या है? लैब डायग्नोसिस का पार्ट है। तो हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट करनी? लैब डायग्नोसिस। तो बेटा लैब डायग्नोसिस कोई नहीं करता रेबीज की, बट हाँ आप देख के पहचान सकते हो कि उसको रेबीज है कि नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी, इट डजंट शो एनी आइसबर्ग फिनोमिना, इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ओनली। तो आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है? यू शुड नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। आइसबर्ग फिनोमिना मैंने आपको जापानीज एन्सेफेलाइटिस में थोड़ा सा बताया था कि ऐसा फिनोमिना जो हमें कंफ्यूजन दे दे कि ये डिसीज है कि वो डिसीज है, सब क्लिनिकल केसेस के बारे में हमें बताता है। बट रेबीज डजंट शो आइसबर्ग फिनोमिना कि हमें अगर पेशेंट को पानी से डर लग रहा है, एयर से डर लग रहा है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट है, फ्यूरियस रेबीज है, तो हमें पता लग जाएगा कि इसको रेबीज है। तो आपको कोई लैब डायग्नोसिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी, और उसकी डॉग बाइट या कैट बाइट या किसी और रैबिट एनिमल की बाइट की हिस्ट्री होगी, है ना। तो चलो, अगर बुकिश लैंग्वेज के लिए, बुक के लिए अगर आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपने मेन याद रखने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सा स्पेसिमेन लेना है। ऑब्वियसली सीएनएस का डिसीज है, यू विल टेक सीएसएफ, बट और ये सलाइवरी ग्लैंड्स में भी जा रहा है तो सलाइवा भी आप ले सकते हो। बट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन है, दैट इज माय हेयर फॉलिकल एट द नेप ऑफ नेक। नेप ऑफ नेक क्या होता है? दिस इज माय नेप ऑफ नेक। नेप ऑफ नेक से आपने हेयर को उतारना है, हेयर फॉलिकल को उतारना है, और उसकी स्किन बायोप्सी देखनी है, बिकॉज रेबीज वायरस इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द स्किन। कॉर्निया में जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में जाता है, और स्किन में जाता है। तो वो नेप ऑफ नेक की स्किन में सबसे ज्यादा होता है, वहां से आपने हेयर फॉलिकल उठाना है, तो आपको वहां की स्किन बायोप्सी पे आपको क्या दिख सकता है? You can see cytopathic effect, और you can also see negri bodies there, but negri bodies ब्रेन में ही दिखती हैं, बट आपको स्किन बायोप्सी में भी दिख सकता है मेरा साइटोपैथिक इफेक्ट कॉज्ड बाय द रेबीज वायरस। सो सलाइवा, सीएसएफ, एंड एक स्पेसिमेन जो आपने कभी नहीं भूलना रेबीज की लैब डायग्नोसिस में हमने लेना है, दैट इज माय हेयर फॉलिकल फ्रॉम द नेप ऑफ नेक। बड़ा अजीब सा है, कोई सोच नहीं सकता ये है, बट है। रेबीज एंटीजन डिटेक्शन, डिटेक्ट द रेबीज न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन कौन से मेथड से? बाय डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस इन स्पेसिमेन बाय यूजिंग स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टैग्ड विद फ्लोरोसेंट डाई। आपने एंटीबॉडीज पहले लगा के रख दी, आपने बाद में पेशेंट का सीएसएफ डाला या सलाइवा डाला, तो अगर उसके अंदर रेबीज का एंटीजन होगा तो देयर विल बी एग्लूटिनेशन रिएक्शन, देयर विल बी फ्लोरोसेंस डिटेक्टेड, और आपको पता लग जाएगा इसको रेबीज है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर रेबीज डिटेक्शन, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। बट मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई रेबीज की लैब डायग्नोसिस नहीं करता इन रियल लाइफ, क्योंकि देख के ही पता लग जाता है कि इसको रेबीज है। बट फॉर योर एग्जाम यू शुड नो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर रेबीज डायग्नोसिस इज एंटी रेबीज एंटीजन डिटेक्शन। Antibody detection you can do from the detection of the CSF antibodies, and viral isolation you can do intracerebral inoculation into suckling mouse। सकलिंग माउस, कॉक्सैकी वायरसेस में भी हम सकलिंग माउस के इंट्रासेरिब्रल इनोकुलेशन करते थे, बट अब डायग्नोसिस के लिए वी कैन नॉट यूज द एनिमल्स, तो नाउ इट इज ऑब्सोलीट टेस्ट, ऑब्सोलीट अभी। कॉजेज एनकेफ्लाइटिस एंड डेथ, अगर सकलिंग माउस के दिमाग के अंदर आपने पेशेंट का सीएसएफ डाला या सलाइवा डाला, अगर वो माउस डर गया, डेथ हो गई, मर गया, एनकेफ्लाइटिस हो गया उसको, तो उसको हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को रेबीज है। सेल लाइंस आप कौन सी यूज करते हो? माउस न्यूरोब्लास्टोमा सेल लाइंस and baby hamster kidney cell line you are using for only research purposes and vaccine development, not for diagnosis purpose. RT-PCR you can use to detect the viral RNA detection. Negri bodies 100 star important topic, very important. तो नेग्री बॉडीज और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में से एक ना एक पेपर में आना ही आना है। तो नेग्री बॉडीज क्या होती हैं? नेग्री बॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंफर्म द पोस्टमार्टम डायग्नोसिस ऑफ रेबीज, कि पेशेंट की डेथ हो गई है रेबीज की वजह से, अब आपने उसकी ब्रेन बायोप्सी ली और आप चेक कर रहे हो कि इसको रेबीज की वजह से डेथ हुई है कि कोई और कारण है। तो पोस्टमार्टम डायग्नोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू शुड ये पोस्टमार्टम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेथ होने के बाद यू आर चेकिंग कि इसको रेबीज आके नहीं था। ओके, सो दैट इज माय नेग्री बॉडीज का काम। तो नेग्री बॉडीज क्या होती हैं? दीज आर माय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज विद कैरेक्टरिस्टिक बेसोफिलिक इनर ग्रेन्यूल्स। ये देखो, ये मेरी ब्रेन की बायोप्सी है, ये मेरे को आप न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, और यहां पर देयर इज माय नेग्री बॉडीज। तो ये साइट, ये मेरा न्यूक्लियस है न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, और इस न्यूरॉन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको कौन सी? इओसिनोफिलिक
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज मिल रही है। साइटोप्लाज्म के अंदर पिंक पिंक कलर की इओसिनोफिलिक मिल रही है इंक्लूजन बॉडीज विद बेसोफिलिक इनर ग्रेन्यूल्स की। अगर इस फोटो में तो क्लियर नहीं है, अगर इसको आप बड़ा करके देखोगे तो बीच में आपको बेसोफिलिक कलर मतलब दैट इज पर्पलिश कलर की आपको वो भी दिख सकते हैं, ग्रेन्यूल्स भी दिख सकते हैं। बट आपने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज शब्द याद रखना ही रखना है। ये शब्द आपने याद रखना है कि इट इज नॉट इंट्रा न्यूक्लियर, इट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, नॉट न्यूक्लियर। कौन कौन से स्टेन से आप कर सकते हो? H&E स्टेन से आप कर सकते हो एंड सेलर्स स्टेन यूज कर सकते हो। कौन सा? सेलर्स एंड H&E स्टेन यू कैन यूज। नेग्री बॉडीज आर लोकेटेड इन परकिंजी सेल्स। कहां पढ़े थे हमने परकिंजी सेल्स? एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी बोलो। परकिंजी सेल्स वी हैव स्टडीड इन सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के परकिंजी सेल्स में आपको नेग्री बॉडीज मिलती हैं या पिरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस में आपको मिलती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या मैंने आपको पैथोजेनेसिस में क्या बोला था? या तो सेरिबेलम में दिखती हैं, मतलब सेरिबेलम में जाकर रेबीज अटैक करता है, या तो हिप्पोकैम्पस में। तो आपने जब पेशेंट मर गया है, जब आप उसकी सेरिबेलम की बायोप्सी ले रहे हो तो आपने सीधा परकिंजी सेल्स में जाना। और अगर आपने उसकी हिप्पोकैम्पस की बायोप्सी ली है देन आपने सीधा हमारे पिरामिडल सेल्स में जाना। ओके, तो नेग्री बॉडीज आर डिटेक्टेड इन 80% केसेस एंड 20% में इट इज नॉट फाउंड। 20% में नेग्री बॉडीज मिलती ही नहीं है, सो इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द रेबीज, बट इट इज कंफर्म द पोस्टमार्टम डेथ। कि आप कंफ्यूजन है कि इसको रेबीज से डेथ हुई तो यू कैन डू नेग्री बॉडीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। अब है सबसे इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक जिसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से मास्टरी की हुई है। दैट इज माय, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, सच थोड़ा सा मतलब काफी रिसर्च करके अच्छी तरह मेहनत करके की है, ऐसी बात नहीं है। सो दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, पीईपी ऑफ द रेबीज। कि अब पेशेंट प्रेजेंटेड विद डॉग बाइट और एनी एनिमल बाइट, तो आपने क्या क्या करना है किस किस बंदे के लिए। ओके, तो इसको समझना बड़ा जरूरी है, तभी आप रेबीज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप इतनी खतरनाक बीमारी को अगर आपने गलत ट्रीट कर दिया पेशेंट को तो वो बंदा मर जाएगा। ओके, तो वो हम नहीं चाहते। तो पीईपी मतलब पोस्ट एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर मतलब बाइट, कि बाइट पोस्ट मतलब बाइट के बाद प्रोफाइल एक्सिस प्रिवेंशन। दोबारा बोल रहा हूं, एक्सपोजर मतलब बाइट का एक्सपोजर हो गया, रेबीज वायरस हो सकता नहीं हो सकता। पोस्ट मतलब बाद में, बाइट के बाद में। प्रोफाइल एक्सिस का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन, कि अब आपने बाइट के बाद में रेबीज को प्रिवेंट करना है कि उसको रेबीज ना हो पर्सन को। तो आपने 3 चीजें करनी है। एक तो करनी है लोकल वुंड केयर, सेकंड रेबीज वैक्सीन एंड थर्ड रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। एक आप लोकल वुंड केयर कर रहे हो कि अगर बाहर से ऊपर ऊपर जो जहां पर उसकी बाइट हुई है फटाफट वहां से साफ कर दे कि एक्सेस रेबीज वायरस निकल जाए, सोप एंड वाटर से किल हो जाए। रेबीज वैक्सीन ताकि उसकी एक्टिव इम्यूनिटी बन पाए, और इम्यूनोग्लोबिन ताकि उसकी पैसिव हमें इम्यूनिटी मिल पाए, पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज ही बाहर से दे रहे हो। क्यों हम इतना कुछ कर रहे हैं? एक्टिव भी दे रही है, पैसिव भी दे रहे हैं, बिकॉज खतरनाक डिसीज है, एनकेफ्लाइटिस कर सकती है, तो हमने फटाफट ट्रीट करना। So local wound care, bite wounds are washed with soap and water for 15 minutes. 15 मिनट तक आपने साबुन घिसना है, बाइट हुई है साबुन घिसना है पानी के अंदर अच्छी तरह से 15 मिनट तक। सुन लो, you will sit in the anti rabies department of your hospital। सुन लो, इन फ्यूचर बहुत काम आना है। एंटीसेप्टिक्स कैन बी यूज्ड, क्या यूज करने हैं? बीटाडिन यूज कर सकते हो आप। स्यूचरिंग इज अवॉइडेड, स्यूचर नहीं करना है, टांके नहीं लगाने हैं। रेबीज वायरस के, रेबीज वुंड के, बाइट वुंड को कभी स्यूचर नहीं करना होता, बिकॉज अगर जब आप स्यूचर करते हो तो रेबीज वायरस जल्दी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। आपने स्यूचरिंग नहीं करनी है, स्यूचरिंग नहीं करनी है, एंटीसेप्टिक्स यूज कर सकते हो, और 15 मिनट तक आपने सोप एंड वाटर से धोना है। और एक चीज जो यहां पर नहीं लिखी है कि आपने कोई ऊपर मसाला मस्ती नहीं लगानी है, दैट इज नो पेपर्स आर अप्लाइड। जैसे आपको बताऊं, आपके पास जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, आपके पास रूरल इंडिया से बंदे आएंगे, उन्होंने क्या करना है, उनको डॉग बाइट हुई होती है तो वो ऊपर लाल मिर्च लगा के आ जाते हैं, हल्दी लगा के आ जाते हैं। वो आपने मना करना है कि नहीं लगाना है। उन्होंने तो चलो लगा ली, वो छोड़ो, उनको कहना है जाओ सोप एंड वाटर से धो के आओ, इसको पहले उतारो, ताकि हम उसमें इम्यूनोग्लोबिन दे सके। ठीक है, तभी, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन हमने साइट ऑफ बाइट पे देने होते हैं, आपको आगे बताता हूं, डोंट वरी। तो उसको कहना धो के आओ पहले, इसको पेपर नहीं लगाना होता है, कोई मसाला मस्ती नहीं लगानी होती ऊपर, कोई मसाला मस्ती नहीं लगानी आपने। सोप एंड वाटर से साफ करना है, बीटाडिन लगानी लगा लो, नहीं लगानी ना लगाओ, इट्स ओके। स्यूचर नहीं करना है, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है आप उसका स्यूचरिंग डाल रहे हो, नो। उसके बाद रेबीज वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबिन की हमने अब पढ़नी, कब कब आपने वैक्सीन देनी है और कब कब आपने इम्यूनोग्लोबिन देना है, सबको नहीं देना होता। चलो
अब है कैटेगराइजेशन ऑफ द कैटेगराइजेशन ऑफ द रिस्क कि ये बाइट हुई है, ये स्क्रैच बजा, तो आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है। इसको 100 स्टार इंपॉर्टेंट, सारी पीई इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो WHO ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट करनी है। आप यही चलती है, यही आपने करनी है। चलो कैटेगरी 1, नो रिस्क। मैंने एक कुत्ते को पेट किया, स्ट्रे डॉग मिला, मैंने उसको पेट किया, मैंने उसके सिर पे ऐसे हाथ मारा, या मैंने उसको बिस्किट्स दिए, या मैंने कुछ उसको खाने को दिया, ठीक है, ठीक है। तो टचिंग फीडिंग एनिमल, लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन, मैंने खाने को दिया, उसने मेरे हाथ पे चाट लिया, ऐसे हाथ में मेरे चाट लिया, स्किन मेरी बिल्कुल ठीक है, कोई मुझे इंजरी नहीं है, मेरे हाथ पे चाट लिया, तो आई विल बी इन कैटेगरी 1। आई विल बी इन कैटेगरी 1, और कैटेगरी 1 के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। नो वैक्सीन, नो दैट इम्यूनोग्लोबिन। मैंने किसी डॉग किसको पेट किया, किसी को खाना दिया, मैंने, उसने मेरी स्किन पे चाट लिया, बिल्कुल मेरी स्किन पे कोई इंजरी नहीं है अभी, मैं इंजरी वाली स्किन नहीं बोल रहा, मैं इंटैक्ट स्किन बोल रहा हूं, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इट्स नो रिस्क। कैटेगरी 2 माइनर रिस्क। वाई माइनर रिस्क? कब, अब क्या हुआ, माइनर स्क्रैच, मैंने, मेरा प्यार उससे बढ़ गया डॉग से, और मैंने उसको खाना दिया और वो मेरे ऊपर चढ़ गया, ऐसे डॉग्स करते हैं, आई स्पेंड टाइम विद डॉग्स, तो वो ऐसे ऊपर चढ़ गया मेरे, तो उसने मेरे ऐसे अपर लिम्ब पे या मान लो लोअर लिम्ब पे क्या किया, एक स्क्रैच मार दिया अपने नेल का, हल्का सा, वो ऐसे ऊपर चढ़ा तो उसने, प्यार से ऊपर चढ़ा तो उसने स्क्रैच मार दिया। तो अब ये स्क्रैच मारा है, तो इट कैन कॉज रेबीज। इट इज हैविंग वेरी 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 लेस चांसेस। पहली बात तो वो जब डॉग रेबीज होगा ना, उसको आपको पता लग जाता है कि उसको रेबीज है, बट हाँ, हमें तब नहीं पता लग सकता कि अगर उसको कोई इंक्यूबेशन पीरियड में है वो भी डॉग, तो ठीक है, तो उसने यहाँ माइनर स्क्रैच मारा या एब्रेशन छोटा सा दे दिया या निब किया, निब मतलब ऐसे नेल को बो देते हैं वो, विदाउट ब्लीडिंग। कैटेगरी 2 में ब्लीडिंग नहीं होनी है, खून नहीं दिखना है, बट स्क्रैच है तो आपने कैटेगरी 2 में डाल। कैटेगरी 2 में ब्लीडिंग नहीं डालनी, अगर ब्लीडिंग होगी तो कैटेगरी 3, हल्का सा भी, एक तुबका भी आपको ब्लड का दिख गया, आपने कैटेगरी 3 में डालना है। अगर आपको ब्लड नहीं दिखा है, क्लॉटेड ब्लड नहीं दिखा है, या फ्रेश ब्लड नहीं दिखा है, तो आपने कैटेगरी 2 में डालना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट ब्लीडिंग। निपिंग मतलब ऐसे क्या कहते हैं, चुभोना, नेल को चुभोना। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें वूंड मैनेज करना है, वही सोप एंड वाटर से, रेबीज वैक्सीन देनी है, एंड ऑब्जर्व द डॉग्स फॉर 10 डेज। 10 डेज के लिए क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज अगर उसको रेबीज होगा तो वो 10 दिन में मर जाएगा, वो 10 दिन में मर जाते हैं डॉग्स, ठीक है। अब बात है कैटेगरी 3 मेजर रिस्क, लाइक सिंगल और मल्टीपल बाइट्स विद ऊजिंग ऑफ ब्लड, कि ब्लड दिख गया, बाइट हो गई है डॉग की, तो आपने कैटेगरी 3 में डालना है। लिक्स ऑन द ब्रोकन स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को इंजरी हुई है, उस डॉग ने मेरे को यहां पर चाट लिया, तो मैं कैटेगरी 3 में डालूंगा उसको, ठीक है। और ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बैट्स और वाइल्ड एनिमल्स, कि कोई आप वाइल्ड क्या कहते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, ठीक है, आपको कोई छोटा सा कोई मैमल मिला, उसका नेल बच गया, कुछ हो गया, तो आपने एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी है। तो कैटेगरी 3 में आपने क्या करना है, वैक्सीन भी लेनी है और इम्यूनोग्लोबिन भी देना है। सो कैटेगरी 3 में सिर्फ हमने इम्यूनोग्लोबिन देना होता है, रेबीज वैक्सीन हमने कैटेगरी 2 में देनी होती है और कैटेगरी 3 में देनी होती है, और कैटेगरी 1 में नो ट्रीटमेंट, ठीक है, नो ट्रीटमेंट। अगर आपको कंफ्यूजन है, मान लो कि आपको लगा कि आपने ऐसे फीड कर रहे थे उसको, ठीक है, आपको लग रहा है कि उसने मेरे ऐसे स्किन पे निब कर दिया, दांत का निब कर दिया या फिर नेल का निब कर दिया, यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको पता नहीं है, तो भी आपने कैटेगरी 2 जैसा उसको ट्रीट करके रेबीज वैक्सीन लेनी है, लेनी है। ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। जैसे मैं अपना बताऊं तो आई एम वेरी एनिमल लवर एंड ऑल, आपको पता ही होगा सबको, तो आई एम वेरी एनिमल लवर, तो उसकी वजह से क्या, जब मैं ऐसे फीड करता हूँ या किसी को करता हूँ तो कई बार वो निब कर देते हैं, तो वैसे तो मैं हर साल में 1-2 बार शॉट्स लेता हूँ फॉर प्रोफाइल एक्सेस, लेने चाहिए, जो जिनका एनिमल के साथ वो है वो क्या कहते हैं इंटरेक्शन है, उसको रेबीज के शॉट्स, एंटी रेबीज के शॉट्स लेने चाहिए, एक साल में 2 बार, एक बार ही तो लेना ही चाहिए एंटी रेबीज का शॉट, साल में एक बार इज मस्ट, ठीक है। वैसे आप अपने कम्युनिटी को, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपने रेबीज को कंट्रोल करना है। आपने अगर अपने कम्युनिटी एनिमल्स को ही अगर एंटी रेबीज वैक्सीन दी हुई है, स्टरलाइज किया हुआ है, तो आपको रिस्क फ्री हो जाते हो आप, ठीक है। चलो वो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। सो एंटी रेबीज वैक्सीन, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन, नॉट 4 टाइप्स, पहले ब्रॉड टर्म, एंटी रेबीज वैक्सीन ऑफ 2 टाइप्स, नॉन न्यूरल टिश्यू डेराइव्ड
नॉन न्यूरल टिश्यू डिराइव्ड एंड न्यूरल टिश्यू डिराइव्ड। न्यूरल टिश्यू डिराइव्ड, नॉन न्यूरल टिश्यू डिवाइड मतलब आप अब कोई एनिमल का ब्रेन नहीं यूज कर रहे हो उसको डिवाइड करने के लिए, जो कि आजकल हमारे पास वही वैक्सीन चल रही है। एंड न्यूरल टिश्यू वैक्सीन जो मैंने बोला था रैबिट्स के आप ब्रेन को यूज करके उसके रेप्लीकेट कर रहे हो, वो न्यूरल वैक्सीन है। न्यूरल वैक्सीन खत्म हो गई अब, बट कई अभी भी बना रहे हैं, दैट्स वेरी बैड थिंग। ठीक है, वो अभी भी बना रहे हैं, बट नॉन न्यूरल टिश्यू ही हम यूज कर रहे हैं। तो नॉन न्यूरल टिश्यू में कौन कौन सी होती है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, वीरू सेल कल्चर वैक्सीन, प्योरिफाइड चिक सेल एम्ब्रियो वैक्सीन। रट्टा है, मारना पड़ेगा, दोबारा बोल देता हूं। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, वीरू सेल कल्चर वैक्सीन, प्योरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, पीसीईसी। सो इसको क्या आपने करना है, ये पाउडर फॉर्म में मिलती है, 2 डब्बियां मिलती हैं इसकी ना, चाहे वो डॉग को लगनी है चाहे आपने ह्यूमन को लगानी है, सेम ही लगती है। तो आपने क्या करना है, एक वो होती वायल होती है और साथ में एम्प्यूल होता है। तो वायल में पाउडर होता है और एम्प्यूल में देयर इज डाइल्यूटेंट। तो आपने डाइल्यूटेंट निकालना होता है सिरिंज से और वायल में डालना है और ऐसे शेक करना है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में एंटी रेबीज वैक्सीन है एंड डाइल्यूटेंट आप उसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए डाल रहे हो। डाइल्यूटेंट में ज्यादातर स्टरलाइज्ड वाटर ही होता है। ठीक है, तो फ्रीज ड्राइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन पाउडर फॉर्म मिक्स्ड विद डाइल्यूटेंट एंड अप्लाई गिवन टू द ह्यूमंस। न्यूरल टिश्यू वैक्सीन डिराइव्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल ब्रेन, नाउ ऑब्सोलीट इन नेचर। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कब कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा रूट देते हो, डिपेंड करता है आप कौन सा रूट देते हो। आप फार्माकोलॉजी में इतना तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि 4 रूट्स होते हैं। परक्यूटेनियस की बात कर रहा हूं, पार एंट्रल की। ठीक है, दैट इज पार एंट्रल कौन कौन से होते हैं? दिस माय आईवी, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल, यही 4 होते हैं ना। परक्यूटेनियस है ना, कौन कौन से? इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। तो जो रेबीज वैक्सीन हमने देनी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन एआरवी जो हमने देना है, एआरवी शुड बी गिवन आइदर आईएम और आईडी, नॉट गिवन आईवी। कभी आईवी देनी ही नहीं है, कोई भी वैक्सीन हम आईवी नहीं देते वैसे तो, ये बिल्कुल नहीं देनी। आईडी दे सकते हो, इंट्राडर्मल दे सकते हो या इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, बट रूट के चेंज होने से शेड्यूल चेंज हो जाता है। ये आपको मजे की बात बताता हूं, अगर आप इंट्राडर्मल रेजिमेन दे रहे हो, इंट्राडर्मल रेजिमेन दे रहे हो, तो आपने किस किस दिन वैक्सीन लगवानी है? डे 0, डे 3, डे 7, डे 28। डे 0, डे 7, डे 0, डे 3, डे 7, डे 28। मेरे को आज मान लो, आज डेट क्या है? 16 जून। 16 जून को किसी को डॉग बाइट हुई, वो वैक्सीन लगवाने गया, उसका वो डे 0 माना जाएगा, उसका वो डे 0 माना जाएगा जिस दिन उसने पहली वैक्सीन ली, 16 जून। 17 डे 1, 18 डे 2, 19 डे 3। तो 19 जून को अब उसको डे 3 की वैक्सीन लगेगी। सही बोल रहा हूं ना? 17, 18, 19, यस। ठीक है, ऐसी उसको 7वें दिन एंड ऐसी उसको 28th डे लगेगी। बंदे क्या करते हैं, पहले ये 3 वैक्सीन लगवा लेते हैं, 28वें वाली लगवाते नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लगानी है। इंट्राडर्मल, अगर आप इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दैट इज 14th डे। कई 14th डे रखते हैं, कई 21 डे रखते हैं, बट 14th डे इज स्टैंडर्ड। 14th डे लगाते हैं अगर आप इंट्रामस्कुलर दे रहे हो। तो नंबर ऑफ विजिट्स कितनी होगी? 1 सेकेंड, यहां कंप्लीट दिया। तो नंबर ऑफ विजिट्स यहां कितनी होगी? 1 2 3 4, और इतनी क्या इसकी क्या होगी? 5। और ये कौन सा रूट है? आईएम एंड दिस इज माय आईडी। और जो आईडी रूट होता है ना इंट्राडर्मल, ये हम बायलेटरल देते हैं, दोनों डेल्टॉइड पे देते हैं, पर इंट्रामस्कुलर हम एक पे ही दे देते हैं, यूनिलेटरल ही दे देते हैं। ओके, आई नो मेरे को थोड़ी इसकी ज्यादा थोड़ी नॉलेज है, मैं सारी नॉलेज आप बम्बार्ड कर रहा हूं, बट ये सारी इसकी सारी क्लिनिकल नॉलेज है, क्लिनिकली काम आनी है। व्हेन यू विल बी सिटिंग इन योर एंटी रेबीज डिपार्टमेंट, इन योर मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता है एंटी रेबीज। तो ये होगी रेबीज वैक्सीन कब कब देनी है, कब इम्यूनोग्लोबिन देना है। कैटेगराइजेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्राडर्मल दे रहे हो तो आपको 1 डोज कम दे सकते हो। तो हमारे हॉस्पिटल में जो है इंट्राडर्मल लगती है, कई हॉस्पिटल्स में इंट्रामस्कुलर लगती है। इंट्रामस्कुलर में 1 दिन बढ़ जाता है, बस ये है, और इंट्राडर्मल में 1 दिन कम होता है, बट ये बायलेटरल लगती है, दोनों साइड लगती है। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, तो रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इज ऑफ 2 टाइप्स, इक्वाइन डिराइव्ड की जो हॉर्स के अंदर हमने डिराइव किया, हॉर्स के सीरम से लिया, एंड एक है ह्यूमन वाला। ह्यूमन वाला वी आर इट इज सेफ एंड एफिकेशियस, बट ये अभी तक पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं आया। अभी तक वी आर यूजिंग एक्वाइन डिराइव्ड। तो एक्वाइन डिराइव्ड में हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट के फोरआर्म में या कहीं बॉडी पे उसको पहले लगाते हैं, आधा घंटा वेट करते हैं, अगर उसको रिएक्शन होती है तो इक्वाइन डिराइव्ड नहीं देते, फिर हम सीधा ह्यूमन वाला ही देते हैं।
ओके, बट ह्यूमन ही आपने ट्राई करना देने की अगर आपके पास आपके हॉस्पिटल में है। Administration of RIG, that is rabies immunoglobulin, it should be infiltrated as much as possible into the wound. आपने रेबीज इम्यूनोग्लोबिन कहां देना है? जहां पर बाइट हुई है, पूरा उसको वूंड को डबो देना है उसके रेबीज इम्यूनोग्लोबिन में। एडमिनिस्ट इट शुड बी इनफिल्ट्रेटेड, पूरा अच्छी तरह आपने हर जगह टीके से अच्छी तरह पूरे वूंड में देना है कि उस रेबीज वायरस जो वूंड में, वूंड में ही मर जाए। वैक्सीन तो देनी है, वूंड में भी देना है, और कैटेगरी 3 में देना है। एक स्पेशल सिचुएशन होती है जहां पर हम कैटेगरी 2 में भी देते हैं, आपको आगे बताता हूं, बट कैटेगरी 3 में देना है नॉर्मल इंडिविजुअल। सो क्राइटेरिया टू गिव आरआईजी इज ओनली गिवन फॉर द पीईपी। कैटेगरी 3 में देना है इन एनिमल बाइट्स। कब हमने वैसे आपने कैटेगरी 3 में देना है, बट कैटेगरी 2 में आपने कब देना है? कैटेगरी 2 में आपने देना है जब व्हेन द पर्सन इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। आपके पास एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन आया, एचआईवी पॉजिटिव पर्सन आया, ठीक है, चलो आ गया। एचआईवी पॉजिटिव पर्सन आया, आपने उसकी हिस्ट्री ली कि आपको एचआईवी, उसने बोला एचआईवी है, बट उसके डॉग ने सिर्फ स्क्रैच मारा था। डॉग ने क्या मारा था? स्क्रैच सा मारा था। वो डॉग्स के साथ खेल रहा था, उसने डॉग ने हल्का सा स्क्रैच मार दिया। तो ऑब्वियसली यू विल ट्रीट इट, स्क्रैच को आपने कैसे ट्रीट करना है? कैटेगरी 2 ट्रीट करना है ना, हाँ या ना? कैटेगरी 2 ट्रीट करना है, बट वो पर्सन क्या है? एचआईवी पॉजिटिव है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, तो आपने वो स्क्रैच में भी आरआईजी देना है। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन आपने स्क्रैच में भी देना है। आपने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में कैटेगरी 2 को कैटेगरी 3 जैसा ट्रीट करना है, कैटेगरी 2 को कैटेगरी 3 जैसा ट्रीट करना है, और कैटेगरी 3 को तो कैटेगरी 3 जैसा ही ट्रीट करना है। मतलब एचआईवी पॉजिटिव पर्सन आया, एआर, अगर वो एंटी रेबीज डिपार्टमेंट में आ गया, आपने उसको इम्यूनोग्लोबिन भी देना है, एंटी रेबीज वैक्सीन भी देनी है, दोनों देना है, वेदर इट्स कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। ओनली गिवन वंस इन लाइफ टाइम। सपोज करो आज मेरे को किसी डॉग ने काटा, 10 साल बाद दोबारा, 10 साल तो चलो ज्यादा हो गया, मान लो 5-6 साल मेरे को बाद दोबारा डॉग ने काटा, तो मैं उसको बोलूंगा कि मुझे उस टाइम इम्यूनोग्लोबिन मिला था, तो आपको इस टाइम इम्यूनोग्लोबिन देने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा किसी को याद नहीं होता है, तो आपने रिस्क नहीं लेना है, आपने उसको इम्यूनोग्लोबिन भी डाल देना है अगर वो कैटेगरी 3 वूंड है। ओके, कैन गिवन अंटिल द 7 days ऑफ बाइट, 7 दिन के बाद तक भी, 7 दिन के अंदर अंदर हमने बाइट के आरआईजी देना होता है, उसी दिन ही देते हैं, वैसे तो डे 0 पे ही देते हैं जब वैक्सीन लगती है, ठीक है। तो ये है मेरा सारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस की कैटेगराइजेशन करो। कैटेगरी आपको पता लगी 1 2 3 है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करो। कौन सा आपके हॉस्पिटल में शेड्यूल चल रहा है, आईडी चल रहा है और आईएम चल रहा है, वो करो। और अगर वो कैटेगरी 3 है तो उसको आरआईजी दो, अगर कैटेगरी 2 प्लस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है तो उसको तब भी आरआईजी दो। समझ आ रहा है? मैं बहुत इस इजी तरह से आपको समझा रहा हूं। चलो, नेक्स्ट इज पीईपी फॉर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स और री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात। एक बार कुत्ते ने काटा तो उसके 1-2 साल बाद दोबारा डॉग ने काट लिया, तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो वैसे तो हम उसका शेड्यूल पूरा ही रखते हैं, बट बुकिश लैंग्वेज के लिए आपको बता देता हूं। गिवन टू, आपने दोबारा वैक्सीन उसको देनी है, दिस री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आपने तब करना है जब वो पहले इम्यूनाइज्ड है, डॉक्यूमेंटेड है। उसको कहना अपनी पर्ची लेके आ, दिखा तूने कितनी वैक्सीन लगवाई है, पर्ची लेके आ अपनी। अगर वो पर्ची दिखा रहा है तो आपने मानना है, नहीं तो आपने उसको अपनी तरह से ही ट्रीट करना है, बिकॉज रेबीज में हम रिस्क नहीं ले सकते। और या तो उसको 3 महीने से ज्यादा हो चुका है कुत्ते को काट, मतलब सपोज करो एक आज जून में उसको काटा, ठीक है, जून में एक डॉग ने काटा, दिसंबर में एक डॉग ने काटा, ठीक है, तो आपने उसको ट्रीट करना है री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, क्योंकि उसकी यहां पर उसने वैक्सीन लगवा ली थी अपनी, यहां पर उसने अपनी वैक्सीन जून में लगवा ली थी, दिसंबर में उसने आपको फिर काटा, कुत्ते ने फिर काटा, तो आपने इसको री एक्सपोजर तरह ट्रीट करना है। अनलेस उसको वो पर्ची लेके आए अपनी, दिखाए मुझे कि लगे हैं टीके तुझे, मैं नहीं मान रहा तेरी बात, ठीक है। अगर उसके पास पर्ची नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है कि हाँ भाई उसको शायद लगे या नहीं लगे, तो आपने इसको फ्रेश केस तरह ही ट्रीट करना है, पीईपी ही देनी है आपने इसको, पोस्ट एक्सपोजर देनी, ना कि री एक्सपोजर। मान लो अब जून में काटा, अगले महीने फिर काट लिया, जुलाई में फिर काट लिया, तो आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा काटा है ना, कोई बात नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, बट आप जुलाई में भी उसको दोबारा वैक्सीन दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा वैक्सीन देने के नुकसान नहीं है, कम वैक्सीन देने के नुकसान है। ओके, अगर जून में काटा है, जुलाई में उसको दोबारा डॉग बाइट हुई है, तो वैसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको वूंड मैनेज कर ले, बस बहुत है, साफ कर ले, बट यू शुड गिव देम द वैक्सीन। सो किसको आपने री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देना है? प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड पर्सन को, और या फिर जिसको 3 महीने से ज्यादा लास्ट वैक्सीन को हो चुके हैं। तो आप क्या देते हो? सिर्फ 2 डोज देते हो, डे 0 पे एंड डे 3 पे। आप ये री एक्सपोजर छोड़ भी सकते हो, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट।
प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस क्या होता है कि अभी डॉग बाइट नहीं हुई है, कोई एनिमल बाइट नहीं हुई है, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जिनका एनिमल्स के साथ लेना देना है, बैठना उठना है, मतलब इंटरेक्शन है, वो ले रहे हैं वैक्सीन। तो गिवन टू लेबोरेटरी स्टाफ हैंडलिंग वायरसेस, क्लिनिशियन अटेंडिंग द ह्यूमन रेबीज केसेस, वेटनेरियंस, एनिमल हैंडलर्स, ट्रैवलर्स टू एंडेमिक एरियाज। तो वैसे मैं भी जैसे साल में 1-2 बार ही ले लेता हूं। तो इट इज अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस की नहीं हुई इंफेक्शन पहले ले रहे हैं, ताकि अगर कोई निब हो, स्क्रैच हो, बाइट हो, फिर तो दोबारा लेने की जाके, अगर स्क्रैच हो तो आप छोड़ सकते हो। इसका शेड्यूल क्या है, वही 0 और 7 पे देना होता है प्री एक्सपोजर ओनली, 0 और 7 पे बस 2 डोजेस देनी होती हैं। अगर बाइट नहीं हुई है तो वैसे ही बंदा लेगा। तो ये तो हमने कर लिया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। जब प्री पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस की क्या क्या नहीं करना। अच्छा, एक दो आपके क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट ही, एक मेरा मान लो, कोई भी मान लो, चंदू ही मान लो, चलो हमारा फेवरेट कैरेक्टर कि चंदू है, चंदू को आज डॉग बाइट हुई, आज डॉग बाइट हुई, माइनर सी डॉग बाइट हुई कि हल्का सा उसने दांत लगाया, बट उधर ब्लड दिख रहा है, मुझे ब्लीडिंग दिख रही है, उस उधर मुझे हल्का सा ब्लड दिख रहा है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं कौन सी कैटेगरी में इसको डालूंगा, बताओ कौन सी कैटेगरी में डालूंगा, 2 के 3 में। तो इट इज माई कैटेगरी 3, क्योंकि मुझे ब्लड दिख गया, मैं छोड़ूंगा नहीं रामू चंदू को कि चंदू भाई अब तुम्हें वैक्सीन भी लगेगी, रेबीज वैक्सीन भी लगेगी। कौन कौन से डे पे, अगर वो इंट्राडर्मल है हमारे हॉस्पिटल में, तो कौन कौन से डे पे लगेगी चंदू को वैक्सीन। अगर ब्लीडिंग दिख गई है, कैटेगरी 3 है, डे 0, डे 3, डे 7, डे 28। अगर उस हॉस्पिटल में इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो कौन से दिन में एक और ऐड हो जाएगी, 0, 3, 7, 14, 28। ओके, और साथ में कैटेगरी 3 है, तो जहां पर उसकी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है तो मैं वहां पर RIG भी दे दूंगा, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी दूंगा चंदू को। ओके, चलो। अच्छा, एक पेशेंट आया, मान लो लड़की है शर्मिला, शर्मिला ने एक डॉग को, एक हंग्री डॉग को फीड किया ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो उसकी सहेली थी शर्मिला, कोई भी उसकी सहेली, गीता सीता मान लो, गीता ने उसको बोल दिया कि भाई तू डॉग को फीड क्यों कर रही है, मैंने तो कहीं सुना था कि डॉग को फीड करने की वजह से भी रेबीज हो जाता है। चलो, शर्मिला आ गई डरी डरी, आपके पास भागी आ गई, एंटी रेबीज डिपार्टमेंट में आ गई कि भाई अब मैं क्या करूं, मैंने तो डॉग को फीड कर दिया, मैंने तो उसको सिर पे हाथ लगा दिया है, अब मैं क्या करूं। मैं तो आप इसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे, 1, 2 और 3। उसने जरा फीड किया और पेट किया, डॉग ने उसको कुछ नहीं किया, ना उसको निब किया, ना स्क्रैच है, ना ब्लीडिंग है, कुछ नहीं है, तो आप इसको डालोगे कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1 में डालोगे। और उस शर्मिला को समझाओगे कि अपनी गीता को चुप करवा, ठीक है, अपनी जो तेरी फ्रेंड है उसको चुप करवा, फीडिंग से, डॉग को फीड करने से या पेट करने से रेबीज नहीं होता है, ठीक है। तो उसको कैटेगरी 1 में डालोगे, उसको बच्चों को समझाओगे ऐसे ऐसे करना है, कैसे एनिमल से बात कर, कैसे एनिमल से इंटरेक्ट करना एंड ऑल, ठीक है। तो आप उसको कैटेगरी 1 में डालोगे। ओके, कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। अगर उसको लग रहा है कि शर्मिला कह रही मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे स्क्रैच सा मारा है, मुझे फील हो रहा है स्क्रैच सा मारा है, उसने कुछ ऐसे ऊपर चढ़ा प्यार से तो उसने मेरे को मारा है, तो तब आपने, जब उसने बोला मुझे स्क्रैच सा मारा है, तब आपने उसको कैटेगरी 2 तरह ट्रीट करना है, फिर आपने कैटेगरी 3 नहीं ट्रीट करना, ना कैटेगरी 1, फिर ट्रू करना है, स्क्रैच सा मारा है। ओके, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको केसेस करने आने चाहिए। चलो, अब है कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ द रेबीज। अच्छा, एक और केस मान लो, मेरा केसेस थोड़ी लंबी होगी वीडियो, मजा आ जाएगा आपको ये सुन के चीजें। अच्छा, मान लो कि है कोई, मान लो कोई एनजीओ, कोई एनिमल एनजीओ चलाता है, जो इंजर्ड एनिमल्स को देखते हैं, एनिमल एनजीओ चलाता है, इंजर्ड एनिमल्स एंड काउज एंड डॉग्स, कैट्स, इनको देखते हैं, ठीक है, इनका ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने एक पर्सन मेरे पास आया, ठीक है, तो मान लो कि वो कहता कि मैं ना यार महीने में ना कुछ 10-12 रेस्क्यू करता हूँ, ऐसे इंजर्ड एनिमल्स की रेस्क्यू करता हूँ, और मुझे रेबीज से बहुत डर लगता है कि मुझे कोई रेबीज ना हो जाए। उसको कोई डॉग बाइट नहीं हुई, कुछ नहीं, उसको कोई डर नहीं है, वो बस कह रहा है कि मेरे को यार मेरे रेस्क्यूज बहुत होते हैं महीने में, मैं प्रोटेक्ट होना चाहता हूँ। तो तब आप उसका क्या सोल्यूशन निकालो, बोलो कौन सी कैटेगरी में डालोगे उसको। तो इसका आपने कोई कैटेगरी करना ही नहीं है, इधर तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस है ही नहीं है, इधर तो डॉग बाइट, डॉग स्क्रैच कुछ हुआ ही नहीं है। आपने इधर कुछ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस नहीं डालना, आपने इधर, ये केस है प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस का, कि अभी बाइट नहीं हुई है, पहले उसको ठीक कर दूं, पहले उसको इम्यूनिटी दे दूं, प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस। तो आपने उसको कहना है कि तू डे 0 जब वो आया आपके पास, डे 0 पे वैक्सीन दे दो और डे 7 पे दे दो, और उसको साथ में ये भी बताओ कि अगर फ्यूचर में तेरे को बाइट होती है या स्क्रैच होता है, डीप स्क्रैच होता है, बाइट होती है, तो दोबारा वैक्सीन लगवानी है। ये तो हल्की फुल्की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा डे 0 एंड डे 7 वाली। दिस इज प्री एक्सपोजर, उसको भी बाइट नहीं हुई है, बट उसको आपने रीअश्योर भी करना है कि फ्यूचर में अगर तेरे को बाइट होती है तो कम टू मी, मैं तब आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस तरह ट्रीट करूंगा।
ओके। अब कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ रेबीज फ्रॉम द इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। तो कैसे आपने रेबीज को खत्म करना है? सो दिस इसका ओनली सॉल्यूशन इज स्टरलाइजेशन, दैट इज न्यूटर करना डॉग्स को, न्यूटर एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स एंड अदर एनिमल्स, बेसिकली डॉग्स, बिकॉज 99% रेबीज केसेस आर कॉज्ड बाय द डॉग्स। तो आपने स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन करनी है ऑफ द डॉग्स, बिकॉज अगर आपने उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया और आपने उनको सबको एंटी रेबीज वैक्सीन दे दी, तो जो रेबीज वायरस को कैसे रेप्लिकेट करेगा, कैसे वो डॉग्स के अंदर सर्वाइव करेगा? अगर डॉग्स के अंदर सर्वाइव नहीं करेगा तो आपके अंदर कैसे आ जाएगा? एक तो ये सॉल्यूशन है, दिस इज द स्टार मार्क सॉल्यूशन, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। कुत्तों को मारना, कुत्तों को फीड ना करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज अगर उनको फीड नहीं करोगे, उनको मार भी दोगे, बाहर से 10 डॉग्स आ जाएंगे, वो रहना वहां पर शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ में क्या है कि आपने डॉग्स की इम्यूनाइजेशन तो करनी, साथ में आपने अपनी इम्यूनाइजेशन भी करनी, पीईपी भी करना है। पीईपी दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द दिस ऑफ पीपल आफ्टर एक्सपोजर, कि उसको कोई डॉग बाइट होगी, डॉग स्क्रैच हुआ है, तो आपने अपनी भी वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लेना है। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका है प्रिवेंट करने का, ठीक है। सो अगर आपने एक डाटा है कि अगर आपने 80% डॉग्स को इम्यूनाइज कर दिया अगेंस्ट रेबीज, तो इंडिया विल बी बिकम रेबीज फ्री। इंडिया विल बिकम रेबीज फ्री अगर आपने 80% डॉग्स को इम्यूनाइज कर दिया विद द एंटी रेबीज वैक्सीन। और स्टरलाइजेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर वो प्रोपोगेट नहीं करेंगे तो डॉग्स अटैक्स, मान लो कि एक एरिया में एक डॉग का कपल रहता है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। इन दोनों ने कॉप्युलेट किया एंड इन्होंने आगे, क्योंकि एक बार डॉग कितने सारे बच्चे दे देते हैं, तो इधर पहले 2 डॉग्स थे, अब इन्होंने कॉप्युलेट किया तो यहाँ पर 10 डॉग्स हो गए, इतने चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे पपीज हो गए उसके, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो फूड की स्कार्सिटी है, तो वो वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। अगर फूड भी उनको मिल जाए तो यहाँ पर देयर विल बी डॉग अटैक्स और यहाँ पर रेबीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपने यहां तक पहुंचना ही नहीं है, आपने पहले ही उनको स्टरलाइज, दैट इज न्यूटर, उनके ओवरीज एंड टेस्टिस निकाल देते हैं हम, एंड उनको इम्यूनाइज करके 2 ही रखना है, उनको 2 ही रखना है, मेल फीमेल ही रखना है, ठीक है। मेल फीमेल क्यों रखा मैंने? ये 2 डॉग सीधा ही क्यों नहीं मार दिए? मैं मार देता हूं, मान लो मैंने मार दिए, तो बाहर से डॉग्स आ जाएंगे, वहां पर आपके एरिया पे रहना शुरू कर देंगे, तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। तो ये आपने ऐसे ही उसको कंट्रोल कर दिया स्टरलाइज एंड इम्यूनाइज करके। और अगर हमने अपने, और सीरियसली बता रहा हूं, गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं करना, आई डोंट नो, ठीक है, तो आप अपने एरियाज के जितने भी 1 2 3 डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज एंड इम्यूनाइज कर दो। हर साल, 1 साल में एक बार एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है और एक बार इनको स्टरलाइज करना होता है। वो आगे अपने नंबर नहीं इंक्रीज करेंगे, डॉग अटैक्स एंड रेबीज जो केसेस है बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ रोते थोड़ी रहना कि यार ये है ये है ये है, मॉडर्न यार समझदार बनो, ठीक है, समझदार बनो, और बेसिकली सॉल्यूशन फोकस्ड रहो, ना कि प्रॉब्लम फोकस कि कुत्ते बहुत है कुत्ते बहुत है। क्यों कुत्ते हुए हैं इतने एरिया में? वाई? बिकॉज आपने उसको टाइम पे स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट नहीं किया है। डू स्टरलाइजेशन, डू न्यूट्राइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है, ताकि आप भी सेफ रहो, वो भी सेफ रहे एंड अपनी वो नेचुरल जिंदगी जी सके। और अगर कोई एग्रेसिव डॉग है तो कॉल द म्यूनिसिपैलिटी, दे कैन गिव यूथनेसिया टू देम, कि उनको हम यूथनेसिया देके मार देते हैं बिकॉज दे आर एग्रेसिव, एंड दैट्स ओके। कि अगर उसको एग्रेसिव है देन ओनली गिव यूथनेसिया, नॉट वैसे ही आप दे रहे हो उसको, ठीक है, समझ आए? ऐसे आप, इट्स अ लॉन्ग, कोई स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन शुड नॉट बी देयर। क्यों हो स्ट्रे डॉग्स? बट उनको कंट्रोल करने का ह्यूमेन मेथड हमने ढूंढना है, और वो ह्यूमेन मेथड है स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन ओनली, इम्यूनाइजेशन ओनली, ठीक है। जितने मर्जी मारी जाओ, वो दोबारा रिप्रोड्यूस करते रहेंगे अपना, बिकॉज एनिमल्स नेचर अपने आप को हील करता रहता है, दे आर द कोर मेंबर्स ऑफ द नेचर, ठीक है। तो आप फ्यूचर में कहीं भी जा रहे हो, ये आपने ये 2 चीज याद रखनी है। आपसे कोई इरेडिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज पूछ रहा है कि स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द डॉग्स, एंड पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस टू द पर्सन हु इज हैविंग डॉग बाइट और डॉग स्क्रैच और निब्स, एब्रेशन, जो मर्जी बोलो, या लिकिंग। अगर लिक भी किया है फ्रेश वूंड पे तो भी आपने उसको ट्रीट करना है कैटेगरी 3 जैसा। तो बेसिकली माय विजन आपको बता रहा हूं आज के चैनल पे, कि मेरा विजन यही है कि मैंने फ्यूचर में स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा करनी है डॉग्स की, ताकि कुछ आज से 20 25 30 40 साल बाद कोई स्ट्रे पॉपुलेशन ना रहे। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरे साथ जुड़ोगे, ताकि बेसिकली वी कैन इरेडिकेट द रेबीज फ्रॉम द इंडिया, ओके।
मॉडर्न प्रॉब्लम मॉडर्न सॉल्यूशन. मारना, नॉट फीडिंग द डॉग्स इज नॉट अ सॉल्यूशन. बी अ गुड, एथिक्स रखो अपने मन के अंदर. ओके. सो PYQ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन द रेबीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी आता है. पैथोजेनेसिस एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दो टॉपिक है, दैट इज नेग्री बॉडीज एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस. एंड नेग्री ये तो छोड़ना ही नहीं है प्लीज. MCQ, एंटी रेबीज वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम. तो एंटी रेबीज वैक्सीन हम कैसे, न्यूरल टिश्यू कैसे, न्यूरल वाली वैक्सीन कैसे करते थे, ब्रेन टू ब्रेन रैबिट का पसाज करते थे. दैट वाज फिक्स्ड वायरसेस. स्ट्रीट वायरसेस कौन से होते थे, दैट वाज, कहां गया, स्ट्रीट वायरस was isolated from laboratory and fixed was best for vaccination. All rabies vaccine is available for human use except purified chick embryo, recombinant glycoprotein, human diploid. तो प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो भी हम यूज कर रहे हैं, ह्यूमन डिप्लॉयड भी यूज कर रहे हैं, वीरूस कॉन्टिन्यूस सेल लाइन भी यूज कर रहे हैं. कौन सी यूज नहीं कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट ग्लाइकोप्रोटीन. आप सोचते हो ग्लाइकोप्रोटीन है, मैंने ग्लाइकोप्रोटीन सुना तो था कि उसका एंटीजन होता है, तो इसकी तो वैक्सीन पक्का बनती होगी. बट आपको कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने, आपको कंफ्यूज कर दिया. ये तीन की है, ये तीन बनती है, बट ग्लाइकोप्रोटीन नाम की कोई वैक्सीन नहीं है. ओके. ट्रीटमेंट ऑफ कैटेगरी 3 क्लास 3 डॉग बाइट, ऑल इज डन एक्सेप्ट, सब करते हैं एक्सेप्ट. इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं, वॉश वुंड भी सॉफ्ट वाटर करते हैं, स्टिच करते हैं. स्टिच करते हैं बोलो, नहीं करते. तो स्टिच आपने नहीं करना है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, स्टिच आपने नहीं करना है. क्लिनिकल केस मिस्टर माइकल, अच्छा जी, 25-year-old Australian visited to his local doctor complaining of difficulty in swallowing liquids, loss of appetite, restlessness. difficulty in swallowing हो गया ना liquids. अभी उसको एरोफोबिया और हाइड्रोफोबिया नहीं आया, अभी सिम्टम बाद में आएगा. He had a travel history India 1 month back, mentioned has bitten with a street dog in Pondicherry. So this is my rabies. सिंपल है, कोई खास इतना केस तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये. इसकी प्रोफेस की ट्रीटमेंट कैसे करनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है आपने. ट्रीटमेंट तो कोई रेबीज की है नहीं कि एक बार रेबीज हो गया उसको ट्रीट तो आप कर नहीं सकते, डेथ तो इनएविटेबल है. बट आपने प्रिवेंट कंट्रोल कैसे करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. खूबसूरत वीडियो, आपको होप आपको समझ आई होगी कैसे आपने प्रिवेंट करना है, कैसे आपने रेबीज इरेडिकेट करना है, कैसे आपने कंट्रोल करना है, कैसे आपने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेनी है, सब आपको पता होना चाहिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.